अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। राशिद उमर औलख एडवोकेट हाई कोर्ट आपसे आज जो रीसेंट बिल पेश हुआ है कौमी असम्बली के अंदर उसके हवाले से गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे कि उसके ऊपर जो एतराज़ात उठाए जा रहे हैं और उसके हवाले से जो पूरे पाकिस्तान की कम्युनिटी स्पेशली लॉयर्स और जो मजहबी तबका है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस कर रहा है, बहुत ज़्यादा उसके ऊपर जो है सवालात उठ रहे हैं। बेसिकली मैं बात कर रहा हूँ डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल 2021 की, जो 21 जून 2021 को कौमी असम्बली में पेश किया गया और कौमी असम्बली के फ्लोर पर अरकान कौमी असम्बली ने उसको अप्रूव किया और उसके बाद सेनेट में भेज दिया। अब देखना यह है कि कौमी असम्बली के अरकान की अहलियत या काबिलियत क्या है और क्या ये बिल सेनेट में अप्रूवल के बाद जब एक कानून की शक्ल इख्तियार कर लेगा और कानून बन जाएगा तो फिर इसके क्या असरात होंगे। तो सबसे पहली बात जो ये है कि सेनेट ने कौमी असम्बली के इस पास करदा बिल को फ़िलहाल कुछ अमेंडमेंट्स के साथ जो है वो मुस्तरद किया है। मुस्तरद इन सेंस किया है कि कुछ चीज़ें मज़ीद इसके अंदर ऐड करने का और डिलीट करने का कहा है और वापस भेजा है। अब दो सूरतें हैं कौमी असम्बली के पास। एक ये कि कौमी असम्बली में दोबारा ये बिल पेश होगा और कौमी असम्बली दोबारा इसको अप्रूव कर देगी। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर दोनों ऐवानों का एक मुश्तरका इजलास बुलाया जाएगा और उस इजलास के अंदर अगर दोनों ऐवान इस जो अमेंडमेंट शुदा बिल है उसको अगर पास कर देते हैं तो ये एक्ट बन जाएगा, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रिस्क्राइब्ड प्रिंसिपल है। उसके मुताबिक एक्ट की या कानून की शक्ल जो है वो इख्तियार कर लेगा। अब दो तीन हवालों से इसके ऊपर बड़े जेन्युइन एतराज़ात हैं। सबसे पहले इसके अंदर बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो अन इस्लामिक हैं और हमारा अन इस्लामिक कहने का सीधा मतलब ये है कि वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल हैं, क्योंकि अगर एक चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफ़ाइन है कि अगेंस्ट द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम कोई चीज़ कानून साजी नहीं हो सकती तो वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल शुमार होगी, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी यहाँ पे एक्ट, कोई भी कानून वो अगेंस्ट दी इंजंक्शन ऑफ इस्लाम नहीं बन सकता इस पाकिस्तान के अंदर। तो गोया अगर कोई अगेंस्ट दी इंजंक्शन ऑफ इस्लाम कानून साजी होती है तो सीधा मतलब ये शुमार किया जाएगा कि वो अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन है। कौमी असम्बली अगेंस्ट दी कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी कानून साजी नहीं कर सकती। अब आते हैं कि ये जो डोमेस्टिक वायलेंस है प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल है 2021 का, इसमें इन्होंने मेन पार्टी किसको बनाया है, यानी इसमें एग्रीव पर्सन कौन है, वुमेन है, चिल्ड्रन हैं और वल्नरेबल इसके अंदर दीगर घरेलू लोग। अब इन्होंने घर की यहाँ पे एक डेफिनेशन की है कि घर के अंदर जो माँ बाप हैं, जो मियाँ बीवी हैं, जो बच्चे हैं उनके, जो बहन भाई हैं और जो दीगर लोग घर के अंदर रिहाइश पजीर हैं वो इस के तहत आएंगे। सबसे पहली बात तो ये है कि जो इसके अंदर डिस्क्रिमिनेशन की गई है, अगेन वो डिस्क्रिमिनेशन ये है कि ये सिर्फ बच्चों, ख़वातीन और दीगर जो फैमिली के अफराद हैं उनके लिए बनाया गया है। मर्द को यहाँ बिल्कुल इग्नोर कर दिया गया है। मर्द का यहाँ पे कोई डेफिनेशन ही नहीं है। वायलेंस जो है वो मर्द के साथ भी तो हो सकती है, हैरेसमेंट मर्द के साथ भी हो सकती है, और ये सारे मामला जो इन्होंने इस एक्ट बिल के अंदर जो है वो बताए हैं वो सारे मर्द के साथ भी तो हो सकते हैं। तो पहली बात। दूसरी बात यह है कि मर्द के साथ इतना डिस्क्रिमिनेशन क्यों। अच्छा, फिर इसमें एक बड़ी अहम तीसरी बात है, वो ये है कि इसमें एक इन्फॉर्मर की इस तरह इस्तेमाल हुआ, मुखबिर की, इन्फॉर्मर। इस्लाम तो किसी भी घर के अंदर घर की चारदीवारी की बात को पोशीदा रखने की जो है वो हुक्म देता है। तो यहाँ पे जो मुखबर है वो कौन है, कौन आखिर मुखबरी करेगा, आखिर घर की जो बातें हैं वो बाहर कौन बताएगा। इस्लाम ये बेसिक एथिक्स के खिलाफ है, ये बेसिक चीज़ों के खिलाफ है कि एक मुखबर आप जो है वो रखें या मुखबर आपको मिल जाए और वो आपको इतला दे और उसके ऊपर जो है आपके पूरे घर की जो इज़्ज़त को जो है वो तार तार करें, उसको अदालतों के अंदर लेके आएँ। तो पहली बात जहाँ मैं समझता हूँ कि मुखबर की इस्तिलाह जो इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अगर कोई बंदा एग्रीव्ड है तो डायरेक्ट आ सकता है, वो तो कानून पहले ही मौजूद है, पाकिस्तान पीनल कोड मौजूद है और दीगर कानून साजी भी पाकिस्तान में मौजूद है कि जिसके ऊपर सज़ा हो सकती है अगर कोई वायलेंस करता है। अब हम आते हैं इसके पार्ट 2 की तरफ। पार्ट 2 डायरेक्ट डील करता है डोमेस्टिक वायलेंस को। इसमें तमाम किस्म की जो फिज़िकल, इमोशनल, साइकोलॉजिकल, सेक्सुअल और इकनॉमिक अब्यूज़ जो है वो ली गई है। जो कोई बंदा भी कमिट करेगा
तो उसके अगेंस्ट कोर्ट के अंदर जो है वो आप आ जाएंगे। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट, ये जो पार्ट 2 है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इन ए सेंस ये है कि जाहिर है कि इसके अंदर जो आपने मेन चीज़ फिज़िकल और इमोशनल और साइकोलॉजिकल और सेक्सुअल, ये जो 4 चीज़ें हैं ये आप कहाँ डिफाइन करेंगे? कौन सी चीज़ जो है वो सेक्सुअल के उसमें ज़ुमरे में आएगी? और मियाँ बीवी का जो एक रिलेशन है वो आप कैसे बाहर चार दीवारी के तकद्दुस को बाहर लेके जाएंगे? तो अन इस्लामिक हुआ। फिर इसमें इमोशंस को, कौन से इमोशंस की आप बात कर रहे हैं? एक ताल्लुकात हैं, चीज़ें हैं, आप उनको इस तरह लेके चल रहे हैं। अच्छा, फिर फिजिकल की यहाँ मजीद आपने कोई डिफाइन नहीं किया। तो अगर फिजिकल टॉर्चर होता है या कोई इमोशनल चीज़ होती है या कोई इवन साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी होता है तो वो तो ऑलरेडी लॉ ऑफ टॉर्ट मौजूद है, उसके तहत डील हो सकता है। ठीक है, ऑलरेडी जो है पाकिस्तान पिनल कोड मौजूद है, अगर कोई वायलेंस होती तो वहाँ डील हो सकता है। तो अलग से कानून साजी करके मियाँ बीवी के मामलात को, उनके बच्चों के मामलात को इस तरीके से बाहर लेके आना और इस तरीके से उसको एक एक्ट का दर्जा दे देना, आई थिंक कि ये बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। और कुछ चीज़ें अगरचे वहाँ इस बिल के अंदर वो शामिल कर दी गई हैं जो ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कि वो कानून साजी के अंदर शामिल है, हमारे यहाँ लॉ मौजूद है, लेकिन अगेन इसके अंदर आ गई हैं। तो एक ख़ास बिल का इसको दर्जा क्यों दिया गया, किसके कहने पर दिया गया, और आखिर क्यों कर एक ख़ानदान के सिस्टम को यहाँ पे लाया गया? अच्छा, अब हम आगे चलते हैं। जो पार्ट 2 है इसका डोमेस्टिक वायलेंस, उसमें अगर नीचे आप आएँ तो उसका सब सेक्शन 1 है जो ये कह रहा है कि अगर वालिदैन अपने बच्चों की प्राइवेसी के अगेंस्ट कोई बात करेंगे, उनकी आज़ादी में हायल होंगे, उनको सिखाने के लिए, समझाने के लिए कोई सज़ा देंगे, तो बच्चे जो है वो कोर्ट ऑफ लॉ में आ जाएंगे। तो मुझे बताएं, एक स्टेट को ये इख्तियार हासिल है, वो कानून साजी कर सकती है, जज़ा और सज़ा का कानून मुकर्रर कर सकती है, और जो ख़ानदान में बेसिक जिम्मेदारी है वालिदैन की बच्चों की तरबियत, क्या वो बच्चों की तरबियत के लिए उनको थोड़ा बहुत समझाने के लिए, सिखलाने के लिए उनको डांट ही नहीं सकते, उनको थोड़ा बहुत सज़ा नहीं दे सकते? तो ये जो चीज़ है, यानी मुकम्मल बच्चों को एक आज़ादी दिलवा देना। अच्छा, फिर बच्चों के बारे में तो पूरी दुनिया का कानून ये मौजूद है कि बच्चे जो है मासूम होते हैं, तो उनको कैसे पता कि कौन सी चीज़ उनकी वायलेंस में आ रही है और कौन सी चीज़ उनकी वायलेंस में नहीं आ रही? एक बच्चे को यही नहीं पता कि उसके राइट्स एंड ऑब्लिगेशन क्या है, वो भी सीख रहा है। आपने उसको ये इख्तियार दे दिया है कि वो अपने वालिदैन को कोर्ट के अंदर ले आए। तो रियासत अगर सज़ा और जज़ा का कानून तजवीज़ कर सकती है तो ये वालिदैन को हक़ हासिल क्यों नहीं है? ये बिल्कुल अन इस्लामिक बात है जो यहाँ पे सब सेक्शन 1 के अंदर की गई है। अच्छा, सेकंड इसका सब सेक्शन है इंसल्ट, और इसको एग्री पर्सन के साथ इन्होंने डायरेक्ट किया। अब इंसल्ट की आपने कहाँ तशरीह की है? कौन सी इंसल्ट? इसका मतलब है कि बच्चा जो भी चीज़ को इंसल्ट समझेगा, किसी चीज़ को उठाना, कोई हुक्म को बजा लाना भी इंसल्ट समझेगा। अगर वालिदैन उसको कोई चीज़ लाने का कह रहे हैं, कोई चीज़ खरीदने का कह रहे हैं, वो अगर इस चीज़ को इंसल्ट समझेगा अपनी, कि मैं क्यों करूँ, मैं क्यों इनका मजदूर लगा हुआ हूँ, ठीक है, तो ये बातें सोसाइटी के अंदर मज़ीद वालिदैन और बच्चों के दरमियान तफरीक पैदा करेंगी और मज़ीद सोसाइटी को बिगाड़ की तरफ ले जाएंगी। और ये वैसे ही अन-इस्लामिक है कि जो इस्लाम बच्चों को वालिदैन का हुक्म मानने का कह रहे हैं, आप उनको वायलेंस की तरफ लेके आ रहे हैं। अच्छा, फिर इसका सब सेक्शन 3 है थ्रेट टू कॉज फिजिकल पेन टू स्पाउस। अब ये फिजिकल पेन टू स्पाउस क्या है? स्पाउस के माबैन, यानी मियाँ बीवी या जो जोड़ा है उसके माबैन फिजिकल टॉर्चर को या उसको आपने क्या लिया, फिजिकल पेन को आपने क्या डिफाइन किया है? मुझे तो ये समझ नहीं आती कि जिन लोगों ने ये कानून साजी बनाई है उन्होंने आखिर ये लफ्ज़ यूज़ क्यों किया है। मतलब ख़ानदानी निज़ाम में इस्लाम के बेसिक लॉ हैं, आपने चीज़ों को किस तरीके से आप लेके चल रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इस तरह की बात को भी यहाँ पे इस तरह लेके आना कि मतलब फिजिकल पेन और उसको कानून साजी का हिस्सा दे देना। फिर सब सेक्शन 4 की तरफ आते हैं, थ्रेट टू डाइवोर्स और सेकंड मैरिज। ये राइट इस्लाम ने कुरान के अंदर मर्द को दिया है सेकंड मैरिज का। तो थ्रेट टू डाइवोर्स, अगर कोई घर में कोई नाचाकी हो गई है और वो कहता है कि अगर आप ये अपना तर्ज अमल ठीक नहीं करेंगी तो मैं दूसरी शादी कर लूँगा, तो ये तो एक वार्निंग वो इशू कर रहा है। तो वार्निंग तो स्टेट भी इशू करती है, वार्निंग पुलिस भी इशू करती है, वार्निंग ट्रैफिक वार्डन भी इशू करता है, वार्निंग तो पूरी दुनिया के अंदर होती हैं। तो इस वार्निंग के ऊपर जो है आप एक शोहर को यहाँ पे सजा दे देंगे, तो बिल्कुल अन इस्लामिक बात है। जो राइट इस्लाम ने दिया है, प्रिस्क्राइब किया है कुरान सुन्ना के अंदर, आप उसके अगेंस्ट जा रहे हैं।
अच्छा, फिर 5 इसका सबसेक्शन है, ब्रिंगिंग फॉल्स एलिगेशन अपॉन द कैरेक्टर ऑफ ए फीमेल। अब पहली बात यह कि ये तो ऑलरेडी किसी के ऊपर आप एलिगेशन लगाते हैं फॉल्स, तो वो कानून साजी मौजूद है, वो तो वैसे ही आपको FIR उसके ऊपर हो सकती है। तो इसके लिए अलग यहाँ फीमेल को या बीवी को इख्तियार देना कि अपने हस्बैंड के खिलाफ आ जाए, व्हाट इज दिस? ठीक है, फिर इसके साथ हैरेसमेंट है, और एंड पे जो सब सेक्शन 9 है, कंपेलिंग द वाइफ टू कोहैबिट विद एनीबॉडी अदर देन द हस्बैंड। व्हाट इज दिस? मतलब कौन ये काम करेगा? तो इस तरह की अन इस्लामिक प्रोविजंस को बिल की सूरत में कौमी असम्बली के अंदर लेके आना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल इस कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन हमने बनाया, इस पाकिस्तान को दिया, उसके अंदर जब कैटेगोरिकली कह दिया गया कि अगेंस्ट इंजंक्शन ऑफ इस्लाम कोई चीज़ नहीं बन सकती, तो आप कैसे ये कानून साजी कर रहे हैं? फिर इसी का आगे सब सेक्शन जो है वो 3 का C है, इसके अंदर सेक्सुअल अब्यूज़ की बात की गई है। तो सेक्सुअल अब्यूज़ को मियाँ बीवी के दरमियान कौन डिफाइन करेगा? हु विल डिफाइन दिस? किसको ये इख्तियार दिया गया है? अच्छा, उस साथ ही कहते हैं इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर। एक डोमेस्टिक वायलेंस का बिल ही मियाँ बीवी या बच्चों के बारे में आ रहा है, और वहाँ पे आप ये इस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अच्छा, होना ये चाहिए कि इनको आसान अल्फाज के अंदर होना चाहिए ताकि आम सोसाइटी का फ़र्द इसको समझे, इसके ऊपर कमेंट दे, राय दे, लेकिन नहीं, इंग्लिश के ऐसे मुश्किल अल्फाज यहाँ पे यूज़ कर लिए गए कि जो आम पढ़े लिखे बंदे की या आम सोसाइटी के फ़र्द की पहुँच से बाहर है। अच्छा, अब साथ ही इसी में आगे चल के कहता है कि इंक्लूड्स एनी कंडक्ट ऑफ ए सेक्सुअल नेचर दैट अब्यूजेस, ह्यूमिलिएट, डिग्रेड या अदरवाइज वायलेट्स। अब सारी चीज़ें इसके अंदर आपने डाल दी। फिर डी के अंदर आप कहते हैं इकोनॉमिक अब्यूज़। इकोनॉमिक अब्यूज़ के अंदर आप कहते हैं कि अगर कोई स्टॉप करता है एक राइट को, मुआशी इस्तेसाल आप उसको समझते हैं कि जी बच्चों का माँ बाप ने खर्चा क्यों बंद कर दिया या बीवी का खर्चा क्यों बंद कर दिया। भाई माँ बाप, अगर स्टेट एक अपने मुलाजिम की तनख्वाह में कटौती कर सकती है किसी जुर्म के ऊपर, तो माँ बाप एक बच्चे ने अगर कोई जुर्म किया है, गलत काम किया है, कोई जाके उसके दिए के पैसों से कोई और चीज़ जाके खरीद ली है, कोई शराब का नशे का आदी हो गया है, खुद कानून साजी रियासत कर रही है कि स्कूल और कॉलेजेस के बच्चे अफीम, चर्स और सिगरेट नोशी है वो इस्तेमाल ना करें, शीशा इस्तेमाल ना करें, उसमें उसके ऊपर सज़ाओं का कानून तजवीज़ हो गया है। और ख़ुद स्टेट रिवर्स एक्शन कर रही है कि बच्चों वालदैन को रोक रही है कि वो बच्चों को कुछ ना कहें, वो बच्चों की पेमेंट ना रोकें, बच्चों का खर्चा ना रोकें। ठीक है, तो व्हाट इज़ दिस? कि मतलब आप एक तरफ जा रहे हैं उस कानून साजी की तरफ कॉलेज और स्कूल में बच्चों को रोकने के लिए, और एक तरफ जो बेसिक एक मेन बात है कि घर के वालदैन ने की जिम्मेदारी है, उसने बच्चों को सिखाना है, तरबियत देनी है, उस तरबियत वाले अमल को उन वालदैन को ही आप एक जो है प्रेशर में डाल रहे हैं कि वो बच्चों को ना कुछ समझाएं, तरबियत ना करें, उनकी अखलाकी तरबियत, मुआशी तरबियत, मुआशरे के अंदर कैसे जीना है, किन चीज़ों से दूर रहना है वो भी वो ना करें। जो काम वालदैन का है वो रियासत तो कर नहीं रही, उल्टा वालदैन से भी वो लेना चाहती है। तो बिल्कुल अन इस्लामिक बात है कि आप वालदैन को इस तरह की सैंक्शंस लगाएं। फिर इसके अंदर जो मेन इसका पार्ट है जिसकी तरफ हम आते हैं वो है इसका सेक्शन 8। प्रोटेक्शन आर्डर्स जो हैं वो क्या हो सकते हैं? ठीक है, इस वायलेंस के अगेंस्ट वो इंतहाई मैं कहता हूँ कि ये जो ऑर्डर्स यहाँ पे इस बिल के अंदर पेश किए गए वो मैं नहीं समझता कि किसी तौर भी वो काबिल अमल हैं या काबिल तजवीज़ होने चाहिए। पहली बात, वो कहते हैं कि नॉट टू कमिट एनी फर्दर एक्ट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस। ठीक है, आप किसी को रोकना चाहते हैं, इट्स ओके। लेकिन सेकंड के अंदर आप आते हैं तो कहते हैं नॉट टू हैव एनी कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म और मैनर इंक्लूडिंग पर्सनल, ओरल, रिटन, इलेक्ट्रॉनिक, टेलीफोनिक, सो एंड सो। मतलब आप अगर वालदैन या मियाँ बीवी का आपस में कोई झगड़ा हुआ है, या वालदैन और औलाद का हुआ है, या वालदैन और औलाद का कोई मामला हुआ है और वो उसको सिखाना चाह रहे हैं और उसने कोई दूरी इख्तियार की है, आप कह रहे हैं दूरी इख्तियार की जाए, तो आप बिल्कुल कोई डिफाइन नहीं है, अब उनको दूर कर देना चाहते हैं। सोसाइटी जोड़ना चाहती है, कुरान और हमारा इस्लाम ख़ानदानी निज़ाम को जोड़ना चाहता है और आप उसको मज़ीद बखेरना चाहते हैं। इस्लाम कहता है कि ख़ानदानी निज़ाम में अगर कोई झगड़ा लड़ाई हो गई है तो आप बैठें, उसको हल करें, उसको सोल्यूशन दें, और आप कह रहे हैं नहीं सोल्यूशन की ज़रूरत नहीं है, और फासले मज़ीद पैदा कर दें, वो मिले ही नहीं। और यहाँ पे मेन बात ये गई है टू स्टे, सी के अंदर कहते हैं टू स्टे अवे फ्राम द एग्रीड पर्सन।
विद और विदाउट एक्सेप्शंस। कोई मतलब यहाँ जितनी भी चीज़ें हुई हैं, आपने हैरेसमेंट का जहाँ पर जिक्र किया और बाकी जो प्रोटेक्शन आपने दे दी एग्रीड पर्सन को, तो पहली बात यह है कि एग्रीड पर्सन आपने जिनको शुमार किया वो तो ज़ेर तरबियत हैं, खुद बीवी हस्बैंड की ज़ेर तरबियत होती है, और हस्बैंड और बीवी के मामलात तो है वो बाहर नहीं निकल सकते, वो ख़ानदानी का निज़ाम होता है, बच्चे उसकी ज़ेर तरबियत होते हैं, इसी तरीके से घर के अंदर दीगर अफराद हैं, ठीक है। तो बजाय इसके कि अकॉर्डिंग टू इस्लाम आप कोई ज़िम्मेदारियाँ वालिदैन के ऊपर मज़ीद सख्त करें, उनको कहेंगे इनको आप करें और इम्पोज करें कि वो बच्चों को समझाएं सिखाएं, नहीं, आप उल्टा वायलेंस की तरफ बच्चों को लेके आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो कानून है इसके अंदर बड़े अहम नुकात हैं कि जो वालिदैन का अपने बच्चों की प्राइवेसी में जो है वो इंटरफेयर ना करने का कहा गया, और किसी भी उनको जुर्म की सूरत में, किसी भी गलत एक्टिविटी की सूरत में ना रोकने का जो है वो इसके अंदर वईद सुनाई गई कि ना रोका जाए। अच्छा, और नागवार बात या कोई शक व शुबा, भाई वालिदैन है वो कोई नागवार बात में गुजरती है, अगर कोई वो समझते हैं कि बच्चों को मज़ीद सिखाना चाहिए, कल को उन्होंने भी सोसाइटी के अंदर सर्वाइव करना है, तो वालिदैन का राइट है वो सिखाएं। फिर बच्चों का खर्चा और दीगर जो मैंने बातें की हैं, फिर यहाँ पे जो आपने जज्बाती, नफ्सियाती और ज़ुबानी तौर पे हरासा करने की इस बिल के अंदर चीज़ें शामिल कर दी, और जिनका कोई डिफाइन वाली भी चीज़ नहीं है, बिल्कुल औरत के पास या बच्चों के पास पूरा इख्तियार है कि जिस मर्जी चीज़ को वो इसके अंदर शुमार कर लें। तो ये मतलब कौन सी आपने कानून साजी की। फिर खावंद का जो राइट है तलाक का, ठीक है, तो उसका राइट है। अब बिल्कुल बड़ी मेन बात है कि अगर खावंद अपना ये राइट यूज़ करता है कि मैं तलाक दे दूंगा अगर तुमने ये गलत एक्टिविटी की, या तुम गलत साइड पे गई, या तुमने कोई ऐसा काम किया जो कि उसको नापसंद है, जो कि अगेंस्ट है उसके, अब क्या औरत के पास खुला का राइट इस्लाम ने नहीं दिया? तो अगर औरत हस्बैंड को ये कहे कि अगर तुमने दूसरी शादी की तो मैं तुम्हें खुला दे दूंगी, खुला ले लूंगी तुमसे, तो ये थ्रेट नहीं है। आपने हस्बैंड को थ्रेट के ज़ुमरे में काउंट कर दिया, बीवी के पास जो इख्तियार खुद इस्लाम ने दिया है तो उसको आप थ्रेट के ज़ुमरे में काउंट नहीं कर रहे। दोनों चीज़ें ही गलत हैं, दोनों ही अन इस्लामिक हैं कि आप दोनों को उनके बेसिक जो इस्लाम ने उनको राइट्स दिए हैं उनसे आप उनको रोक दें। तो बेसिकली इस कानून साजी को जिस तरह रिजर्वेशंस शो की हैं, सेनेट ने रिजर्वेशन दी हैं, बिल्कुल बजा हैं। और मैं समझता हूँ कि जो मजहबी हमारा तबका है, जो मजहबी जमातें हैं, ख़ुसूसन जो सेनेटर मुश्ताक साहब हैं, उन्होंने इसके ऊपर जो बड़ी मुदल्लिल बात की, अपनी रिजर्वेशन जो है इसके ऊपर उन्होंने दी, बहुत जानदार रिजर्वेशन दी, और दीगर जो उलमा ने इसके ऊपर अपनी बात रखी और इसको अपोज किया। और यही वजह है कि जो बिल वज़ीर आज़म साहब ने सेनेट में अपोज होने के बाद और उलमा की रिजर्वेशंस के बाद इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को जो है मूव किया, वो पहले ही मूव हो जाना चाहिए था कि आप एक कानून साजी करने जा रहे हैं तो वो इस्लामिक है या अन इस्लामिक है, तो उसके बारे में पहले इस्लामी नज़रियाती काउंसिल को भेजा जाता, वहाँ से अप्रूवल के बाद ये कौमी असम्बली में आता, फिर सेनेट में आता और इसको एक्ट का दर्जा मिल जाता कि जो चीज़ें इसके अंदर अन इस्लामिक है उनको हज़फ कर दिया जाए। तो अभी भी जो है वो वक्त है, अभी भी इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के पास ये बहस के लिए भेजा गया है, वहाँ उलमा बहस करेंगे और इसमें से जो अन इस्लामिक चीज़ें हैं वो निकालेंगे। तो दाद देनी चाहिए उन लोगों को जिन्होंने असम्बली के फ्लोर पे खड़े होकर कम अज़ कम अपना किरदार अदा किया। बेशक वो आटे में नमक के बराबर थे, उनकी पार्टी की पोजीशन बहुत कम थी, 2 और 4 लोग थे वहाँ से मजहबी जमातों के उस असम्बली के फोरम पे, उस फ्लोर पे, लेकिन उन्होंने एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल मैं समझता हूँ काम नहीं होने दिया। जो कॉन्स्टिट्यूशन ने खुद कहा है कि अगेंस्ट द इंजंक्शन ऑफ इस्लाम कोई काम नहीं होगा, तो उन्होंने नहीं होने दिया। उन्होंने बेसिकली इस पाकिस्तान की, इसके कॉन्स्टिट्यूशन की हिफाजत की है, और वो हिफाजत में भी, और जो इस मुल्क के मुहिब वतन शहरी हैं, जो मुहिब वतन दयानतदार असम्बली के फ्लोर पे पहुँचे हुए आवाम के नुमाइंदे हैं, वो करते रहेंगे। वस्सलाम, बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे। थैंक यू सो मच।